है वांगशान फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 5 कॉरपोरेशन में बट चुका था और जैसा कि डिसाइड हुआ था सब ने अपने अपने फ्लोर्स को भी ले लिया था और अच्छी तरीके से सेट करके वर्क को भी स्टार्ट कर लिया। जैसा कि उनकी रूल बुक में फर्स्ट रूल था, उन सबको अपने अपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को विंग के सामने रखना था। तो सबसे पहले वेन कॉरपोरेशन से वेन चाओ विंग के पर्सनल फ्लोर पर पहुंच चुका था और उसे यहाँ लाने वाला वेनिंग था। वेनिंग ने वेन चाओ को विंग के ऑफिस के बाहर छोड़ दिया और उसे अंदर जाने के लिए कहा। विंग ने जैसे ही अपने ऑफिस डोर पर नॉक सुना, उसने अंदर आने की परमिशन दी। वेन चाओ को जैसे ही परमिशन मिली, उसने ऑफिस के अंदर एंटर किया और अपने सामने एक ब्यूटीफुल ओमेगा को वर्क करते हुए देखा। वेन चाओ की आंखें तो विंग पे से हट ही नहीं रही थी। उसने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया और वो विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। विंग ने एक नज़र वेन चाओ की तरफ देखा और अपना हाथ आगे कर दिया। वेन चाओ ने तुरंत जो फाइल लाई थी उसे विंग के हाथ में रख दिया। विंग ने कुछ देर उस फाइल को रीड किया और जब उसने उस फाइल को रीड करना स्टार्ट किया, उसने वेन चाओ को जस्ट अपने हाथ के इशारे से बैठने के लिए कह दिया। वेन चाओ ने भी अपनी सीट ले ली थी और विंग उस फाइल को बहुत केयरफुली रीड कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद विंग ने उस फाइल को बंद कर दिया और वेन चाओ की तरफ थोड़ा कोल्ड लुक से देखते हुए कहा, चाइना की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन में 5th नंबर पर तुम्हारा कॉरपोरेशन है और इतनी सिली मिस्टेक्स मैंने तुम्हारी कॉरपोरेशन से एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतना बोलकर विंग ने अपने हाथ की फाइल वेन चाओ की तरफ बढ़ा दी। वेन चाओ ने भी उस फाइल को लिया और ओपन करके वो देखने लगा। उसने देखा कि जिस वर्क को वेन चाओ की पूरी टीम ने दिन भर बड़ी मेहनत से किया था, उस वर्क में विंग ने बहुत सारे लूप्स निकाले थे और सबको हाईलाइट करके रखा था। वेन चाओ ने विंग की तरफ एक अजीब सी स्माइल के साथ देखा और कहा, ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई एम सच इम्प्रेस। इतना बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने उस फाइल को नीचे रखा और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग और वेन चाओ के बीच में एक टेबल थी और वेन चाओ उसी टेबल को पास करके विंग के सामने खड़ा हो चुका था। विंग भी वेन चाओ की नजरों को समझ रहा था, पर विंग को इन सब चीजों से डील करने की आदत हो चुकी थी, जिस वजह से वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना जानता था। वेन चाओ विंग के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, जिस काम को मैंने और मेरी टीम ने इतने मेहनत से सुबह से अब तक किया, तुमने तो उस पूरे काम पर पानी फेर दिया। इतना बोलकर वो विंग के एक और कदम सामने आ गया। विंग ने वेन चाओ की तरफ कोल्ड लुक से देखा और कहा, आप। वेन चाओ थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? तब विंग ने वैसे ही वेन चाओ को घूरते हुए कहा, मैंने कहा आप, तुम नहीं। आप और मैं अभी इतने क्लोज नहीं हैं कि हम दोनों एक दूसरे को तुम कहकर पुकार सके। सो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और आप कहकर पुकारते हैं। इतना बोलकर विंग फिर से वेन चाओ को घूरने लगा। वेन चाओ विंग के ऑरा में ये कोल्डनेस फील कर रहा था। ऊपर से विंग की वॉइस ने कहीं ना कहीं वेन चाओ को थोड़ा डरा दिया था, जिस वजह से उसने अपने हाथ को ऊपर कर दिया और सरेंडर की पोजीशन में कहा, ओह, आप तो बुरा मान गए। मैं तो यहाँ दोस्ती करने आया था, पर लगता है अभी आप इस मूड में नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर वेन चाओ ने उस फाइल को उठाया और वो कैबिन से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद फिर से विंग के डोर पर नॉक हुआ। इस बार जिन्स कॉरपोरेशन से जिन जुशुआन, जिन गुआंगशान दोनों अंदर आए। उन्होंने भी विंग की तरफ कुछ एक फाइल को कर दिया। विंग ने उस फाइल को अच्छी तरीके से चेक किया और बाद में उनकी भी कुछ मिस्टेक बताकर वो भी वहां से जा चुके थे। अब बारी थी जियांग्स की। जियांग्स की तरफ से जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग दोनों आए थे। विंग ने उनसे भी कुछ बातें की और वो भी वहां से जा चुके थे। अब बारी थी नीज की। नीज की तरफ से नी हुसैन और मेंग्याओ दोनों भी कैबिन में एंटर कर चुके थे।
विंग ने जैसे ही मेंग्याओ और नी हुसैन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जो अब तक कोल्ड हुआ था उस पर हल्की सी एक स्माइल आ गई। मेंग्याओ ने विंग को अच्छी तरीके से ग्रीट करते हुए एकदम फ्रेंडली तरीके से पूछा, तुम कैसे हो? विंग ने भी हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी हुसैन ने भी विंग से उसका हालचाल पूछा और बाद में वो प्रोजेक्ट पर बात करने लगे। कुछ ही देर बाद मेंग्याओ और नी हुसैन भी उसके कैबिन से जा चुके थे। अब लास्ट बारी थी लैंस की। लैंस की तरफ से थोड़ी ही देर बाद लैन सिचैन और लान वांगजी दोनों ने भी कैबिन में एंटर किया। विंग ने उन दोनों की तरफ देखा और अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो दोनों भी बैठ गए और लैन सिचैन ने विंग की तरफ अपनी फाइल कर दी। विंग भी अच्छी तरीके से उस पूरी फाइल को पढ़ने लगा और बाद में उसने लैंस के सामने उस फाइल को रखते हुए कहा, लैन कॉरपोरेशन चाइना की सेकेंड सबसे बड़ी बिजनेस कॉरपोरेशन है। उम्मीद है कि जो गलतियां आज हुई हैं उसे रिपीट ना किया जाए। इतना बोलकर विंग ने उस फाइल को वापस कर दिया। लैन सिचैन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर विंग और वांगजी उन दोनों का भी चेहरा कोल्ड था। लैन सिचैन ने उस फाइल को लिया और उसे ओपन करके वो देखने लगे। लैन सिचैन ने बहुत सारी मिस्टेक्स को देखा जिसे विंग ने निकाला था। लैन सिचैन को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी कम वक्त में विंग ने इतने सारी चीजों को या इतनी सारी गलतियों को कैसे निकाला। लैन सिचैन विंग के इस वर्क से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वही लान वांगजी विंग के वर्ड से बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। विंग भी ये बात समझ सकता था, पर उसने उन दोनों को इग्नोर करके फिर से अपने वर्क में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। लान सिचैन सच में विंग के काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वही लान वांगजी विंग को घूर घूर के देख रहा था। लैन सिचैन ने पूरी फाइल को अच्छी तरीके से देखा और बाद में लान वांगजी ने उस फाइल को ले लिया और वो भी उस फाइल को अच्छी तरीके से चेक करने लगा। कुछ देर बाद वांगजी के भी एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं विंग के इंटेलिजेंसी पर प्राउड फील हो रहा था। लैन सिचैन और लान वांगजी दोनों भी खड़े हुए और उन्होंने विंग से जाने की परमिशन मांगी। विंग ने भी जस्ट नोट किया, पर इससे पहले कि लैन सिचैन और लान वांगजी बाहर जा पाते, अंदर वेन्निंग ने एंटर किया। वेन्निंग ने उन दोनों की तरफ देखा जो अभी जस्ट डोर के पास पहुंचे ही। वेन्निंग ने जस्ट रिस्पेक्टफुली वो किया और वो विंग की तरफ आ गया। उसने विंग को एक चेयरफुल वॉइस में कहा, हे विंग, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वैसे भी तुम्हारा काम तो हो चुका होगा ना। इतना बोलकर उसने विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखा। विंग ने भी वेन्निंग की तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे भी भूख लगी है, चलो। ये बोलकर विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये सारी कन्वर्सेशन लैन सिचैन और लान वांगजी ने क्लियरली सुनी थी। अब तक विंग की आवाज जो कोल्ड थी वो वेन्निंग से बात करते हुए बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। ऊपर से वेन्निंग भी विंग को बहुत कैजुअली पुकार रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग और वेन्निंग दोनों भी फ्रेंड थे। भले ही वेन्निंग विंग की हाथ के नीचे वर्क करता था, पर फिर भी वो दोनों फ्रेंड्स थे। इसीलिए अकेले में वेन्निंग विंग से कैजुअली बातें करता था, पर वांगजी उसको इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियसली उसके तन बदन में आग लग रही थी, क्योंकि विंग को इतना कैजुअल पुकारने का हक वांगजी किसी को भी नहीं देता था। पर यह हक तो विंग का था और विंग ने ही वेन्निंग को दिया था। यही सोचकर वांगजी का खून जल रहा था। लैन सिचैन भी वांगजी का ये कोल्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं फील कर सकते थे, पर वो भी क्या कर सकते थे। आफ्टर ऑल गलती उनकी ही भाई की थी। यही सोचकर वो वांगजी को खींचते हुए वहां से लेके गई। विंग भी वेन्निंग के साथ ऑफिस से निकल चुका था और बाकी सब भी। ऐसे ही हर रोज दिन बीतने लगे। मंथ हो चुका था। हर कोई हर रोज अपना वर्क करता और विंग के पास अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने जाता। विंग हर रोज उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गलतियां निकालता और सबको वापस भेज देता। सब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, पर सब इन दिनों में ये भी समझ चुके थे कि विंग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऊपर से उसे परफेक्ट वर्क पसंद है। वो अपने कामों में बिल्कुल भी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही सोचकर हर कोई अपना 100% दे रहा था, क्योंकि कोई भी विंग को ऑफेंड करना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। ऊपर से इस पूरे मंथ में वांगजी तो जलते जलते कोयला बन चुका था, क्योंकि अक्सर
विंग और वेन्निंग साथ में ही नजर आते थे। ऊपर से विंग वेन्निंग को कैजुअली ही पुकारता था। वेन्निंग भी सबके सामने विंग को बॉस कहता था और अकेले में विंग को विंग कहकर ही पुकारता था। ऊपर से वेन्निंग विंग की तरफ जैसे देखता है या उन दोनों का जैसा बॉन्ड है, उसे देखकर वांग जी को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग पर तो वांग जी का हक था, तो ये वेन्निंग है कौन जो विंग के साथ इतना फॉर्मली बिहेव करता है। यही सोचकर वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। इस एक मंथ में विंग का किसी के साथ भी बिहेवियर बदला नहीं था। वो हर किसी से कोल्डली ही बिहेव करता था, खासकर वेंचाओ और वांग जी से। इन दोनों से तो विंग की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वेंचाओ विंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, जिस वजह से विंग बहुत सी बार वेंचाओ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझा चुका था कि वेंचाओ का ये सब करना गलत है, पर वो तो वेंचाओ था, अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आने वाला था। वो अक्सर विंग को गलत नजर से देखता था और उसे टच करने की कोशिश करता था, जिसे देखकर विंग का खून खौलता था। उसी के साथ साथ वेंचाओ वांग जी और वेन्निंग को भी गुस्सा दिलाता था, क्योंकि ये दोनों भी तो विंग के प्रोटेक्टर ही थे। तो ये दोनों भी वेंचाओ की तरफ बहुत गुस्से से देखते थे, पर वेंचाओ वो कहाँ सुधरने वाला था। वो अक्सर अपनी हरकतों से विंग को गुस्सा दिला ही देता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर एक दिन वेंचाओ ने हद कर दी। जब वो विंग को नाइट में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने आया, तब उसने टेबल के नीचे से विंग को इन एप्रोप्रिएट वे में टच करने लगा। वो अपने लेग्स से विंग के लेग्स को टच करने लगा, जिससे विंग का तो खून खोलने लगा था। विंग ने तुरंत वेंचाओ के पैर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने वेंचाओ के कॉलर को पकड़ते हुए उसे लगभग घसीटते हुए कैबिन के बाहर फेंक दिया और वेंचाओ को ये वार्न किया कि आगे से वो विंग के पास बिल्कुल भी नजर ना आए, वरना विंग ना सिर्फ वेंचाओ को बल्कि पूरे वैन कॉरपोरेशन को भी पनिश करेगा। इतना बोलकर विंग ने अपने कैबिन के डोर को गुस्से में बंद कर दिया। वेंचाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर। बाहर जो वेन्निंग खड़ा था, उसने भी विंग के सारे वर्ड्स को अच्छी तरीके से सुना था। उसे ये तो नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ, पर उसे ये समझ में आ चुका था कि वेंचाओ ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे विंग गुस्सा हो गया। वो तुरंत कैबिन के अंदर आया और उसने विंग की तरफ देखा, जो गुस्से से बाहर की तरफ देख रहा था। वेन्निंग विंग के करीब आया और उसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और पूछा कि हुआ क्या। तब विंग ने वेन्निंग को सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये सारी बातें वेन्निंग ने सुनी, उसका भी गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चला गया और वो तुरंत बाहर आया। उसने वेंचाओ का कॉलर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे वैन कॉरपोरेशन के फ्लोर पर लेकर गया और सीधा वेंचाओ को वेन रोहान के सामने फेंक दिया। वेन्निंग ने वेन रोहान और वेंचाओ दोनों को भी वार्न किया कि आगे से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, वरना वे कॉरपोरेशन को वक्त नहीं लगेगा वैन कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करने में। इतना बोलकर वेन्निंग वहां से चला गया। जैसे ही वेन रोहान ने अपने बेटे की ऐसी करतूतें सुनी, उसे भी वेंचाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी अभी इस हालत में नहीं था कि वो वे कॉरपोरेशन को ऑफेंड कर सके। इसीलिए वेन रोहान ने वेंचाओ को सबके सामने स्लैप किया और उसे विंग से माफी मांगने के लिए भी कहा। उस दिन विंग बाद में किसी से भी नहीं मिला और वो सीधा अपने अपार्टमेंट चला गया। वहीं दूसरी तरफ ये खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी, जहां जिन्स, जियांग, नीज और लैंस को भी सारी बातें पता चल चुकी थी और सबका खून खोल रहा था। वेंचाओ को देखकर सबको ही गुस्सा आ रहा था। सब उस दिन अपने अपने घर पर चले गए। वही दूसरे दिन सबकी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग थी, क्योंकि सबको प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। हर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुका था और अभी सबको विंग का ही इंतजार था। हर कोई वेंचाओ को डिस्कस्टिंग नजरों से देख रहा था और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा था। वेन रोहान ने वेंचाओ की तरफ से सबसे माफी मांगी थी, पर वेंचाओ वो तो अपने ही एटीट्यूड में था। थोड़ी ही देर बाद विंग ने एंटर किया। हर बार की तरह विंग आज भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, पर उसकी पर्सनैलिटी हमेशा की तरह ही कोल्ड थी और डोमिनेटिंग थी। विंग अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने सबको बैठने का इशारा किया।
वेनिंग भी विंग के पीछे ही खड़ा था। सबसे पहले वेन रोहान उठा और उसने विंग से कल के इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगी। विंग ने जस्ट वेन रोहान की तरफ देखा और बाद में वो वेन चाओ को घूरने लगा। वेन चाओ तुरंत अपनी सीट से उठ गया और उसने भी विंग की तरफ झुकते हुए उससे माफी मांगी। विंग ने कुछ भी नहीं कहा पर मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। कुछ डिस्कशन के बाद बीच मीटिंग में ही विंग का मोबाइल रिंग करने लगा। विंग ने जैसे ही कॉलर आईडी देखा वो तुरंत उठ गया और उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, आगे तुम हैंडल करना, मुझे निकलना होगा। वेनिंग ने विंग की तरफ देखा, एक अश्योरिंग नोट किया और विंग की तरफ देखते हुए थोड़ा कंसर्न से कहा, अपना ख्याल रखना। विंग ने भी वेनिंग की तरफ एक हल्की सी स्माइल पास की और नोट करके वो वहां से चला गया। सब इन कुछ दिनों में विंग और वेनिंग की बॉन्डिंग अच्छी तरीके से देख चुके थे। वेनिंग इस पूरे ऑफिस में इकलौता ऐसा इंसान था जिसकी तरफ विंग का बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट था और हर कोई ये फील कर सकता था। विंग बाहर जा चुका था और बाद में वेनिंग ने उस पूरे मीटिंग की कमांड को हैंडल किया। उस दिन पूरे वक्त जी विंग का इंतजार कर रहा था पर विंग बाद में अपने ऑफिस में आया ही नहीं। उसने रात की भी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था। दूसरे दिन भी विंग ऑफिस में नहीं आया था और बाद में जब विंग वापस आया तब उसका बिहेवियर पहले से भी ज्यादा कोल्ड और सबके लिए हार्श हो चुका था। वही दूसरी तरफ वेन चाओ वो जल रहा था क्योंकि उसे हजम ही नहीं हो रहा था। एक तो विंग ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की, बाद में वेनिंग ने और बाद में उसके खुद के फादर ने भी सबके सामने उसे स्लैप किया। ऊपर से उसे उस ओमेगा से माफ़ी भी मांगनी पड़ी जिसे सोचकर वेन चाओ दिल ही दिल में जल रहा था और वो विंग से बदला लेना चाहता था। कुछ दिन तो ऐसे ही स्किप हो गए पर करीबन उस इंसिडेंट्स के 6-7 दिन बाद जब ये पांचों कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे और विंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे, विंग वहां आया और उसने अपनी सीट ले ली। सबको बैठने का इशारा किया। आज वेन चाओ के चेहरे पर कुछ अलग ही स्माइल थी। विंग ने सबकी तरफ देखा और उसने वेन चाओ की उस स्माइल को भी देखा पर उसने वेन चाओ की उस स्माइल को इग्नोर किया और अपने वर्क पे फोकस करने लगा। कुछ ही देर बाद विंग को अनईजी फील होने लगा। उसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुरंत बीच मीटिंग में ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने वेनिंग की तरफ देखा और थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, कार कीज। वेनिंग को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने विंग की तरफ थोड़ा कन्फ्यूजन से देखा और कहा, पर मीटिंग चल रही है। तब विंग ने बहुत जोर से लगभग चिल्लाते हुए कहा, आई सेड कीज। वेनिंग ने तुरंत अपनी पॉकेट से विंग के कार की कीज निकालकर विंग के हाथ में रख दी। विंग ने हड़बड़ाते हुए उस कीज को लिया और वो तुरंत मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ भाग गया। वेनिंग भी उसके पीछे भागने लगा और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया था। विंग तुरंत अपने कार में बैठा और वो वहां से निकल गया। उसने वेनिंग को अपने पीछे आने से बिल्कुल ही मना कर दिया था और हर कोई विंग का ऐसा बिहेव देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आया था। अब तक तो मीटिंग ठीक ठाक चल रही थी, अचानक विंग का यूं भागना, ऊपर से जिस वेनिंग से वो हमेशा से प्यार से बात करता है उससे इतना रूडली बिहेव करना, ये किसी को भी ना समझ में आया ना पसंद आया, पर फिर भी कोई कर ही क्या सकता है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.